हेलो स्टूडेंट, आज बात करेंगे हम लोग फोटोसिंथेसिस के अगले एक्सेसरीज के बारे में। ठीक है कि क्या एपरेटस हो सकता है। इसके अंदर हम लोगों ने बात किया था कि फोटोसिंथेसिस के अंदर एक्सेसरीज एपरेटस क्या क्या हमें ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं हम फोटोसिंथेसिस एपरेटस की। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एपरेटस की बात करते हैं। तो इसके अंदर ऑलरेडी हमने कहा था कि इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। पहला चीज़ें हमें पिगमेंट चाहिए था और दूसरा चीज़ें हमें लाइट चाहिए था। क्लियर है क्या? पहला हमने बोला पिगमेंट और दूसरा लाइट। ठीक है, इस चीज़ों को ऑलरेडी हम लोगों ने क्लासिफाई कर लिया है। और पिगमेंट के बारे में जितना सारा भी पिगमेंट्स हो सकता है, लाइक हमने इसको क्लासिफाई किया था कि एसेंशियल पिगमेंट होगा। ठीक है क्या? देन इसी के साथ हमने बोला था क्या कि एक्सेसरीज पिगमेंट होगा, एक्सेसरीज पिगमेंट भी होगा। क्लियर है क्या? और इसके अंदर हमने बोला था एसेंशियल पिगमेंट में क्लोरोफिल ए होगा। एंड देन इसके अंदर हमने बताया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोफिल्स होगा, लाइक क्लोरोफिल बी की बात कर रहे थे हम, देन क्लोरोफिल सी की बात कर रहे हैं, क्लोरोफिल डी, देन क्लोरोफिल ई की बात कर रहे थे। तो इतना सारा हमें क्लोरोफिल के बारे में पढ़ना था। ठीक है, साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा था कैरोटीन वॉइड्स के बारे में हम लोगों ने जाना था। ठीक है क्या? और इसी के बाद हम लोगों ने बोला था कि फाइटोक्रोम्स एंड फाइकोबिलिन्स, फाइकोबिलिन्स के बारे में हमने जाना था। एंड साथ ही साथ हम लोगों ने फाइटोक्रोम्स के बारे में जाना था, फाइटोक्रोम्स के बारे में हमने जाना था। तो ये एक साइड का हमारा एपरेटस हुआ था फोटोसिंथेसिस के लिए। और दूसरे साइड की अगर हम बात करें तो आज हम बात करने जा रहे हैं टोटली ओवरऑल लाइट के बारे में। ध्यान दो, टोटल ओवरऑल आज हम लाइट के बारे में बात करना चाहते हैं। और आज हम टोटल लाइट से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट्स है उस चीजों को यहाँ पे हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है क्या? ध्यान देना, इधर हमने क्या बोला कि लाइट से रिलेटेड। ठीक है क्या? लाइट से रिलेटेड। तो ऑब्वियस हमारे पास लाइट का सोर्स क्या है बेटा? लाइट का सोर्स हमारे पास सन है। क्या है? सूरज है। समझ में आ रहा है क्या? यानी जो एक्चुअली सन के थ्रू लाइट आता है उसी के थ्रू डिफरेंट हम लोग एक्टिविटीज करते हैं। या बेसिकली हमारे प्लांट्स जो है या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे लोग क्या करेंगे? लाइट को जरूर इन्हें चाहिए एज अ एपरेटस। क्लियर है? तो इन सारी चीजों को हम हटाते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने इसके बारे में सारी चीजें इलोबरेटली बहुत ही काफी अच्छे ढंग से बात कर ली है। और आज का जो हमारा बेसिकली हम बात करें जो टॉपिक है जिससे रिलेटेड आज हमें चीजें पढ़नी है वो है आज हमारा लाइट। ध्यान दोगे इधर, लाइट के बारे में अगर हम बात करें, ध्यान से देखोगे, लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट एपरेटस। ठीक है क्या? अब इस लाइट के बारे में बात करें, लाइट के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये चीज जानना चाहेंगे कि लाइट का हमारे पास सोर्स क्या है। ठीक है क्या? लाइट का सोर्स हमारे पास क्या है? ऑब्वियस लाइट का सोर्स हमारे पास क्या है? सन है। क्या है? सन है। और इसी सन के थ्रू हमारे इस अर्थ के ऊपर जो रेडिएशन होते हैं या फिर कहें जो लाइट का इंटेंसिटी होता है ये हमें मिलता है उसी के थ्रू लाइट। क्लियर हो गया? तो अब लाइट, सबसे पहले ये जाने कि लाइट होता क्या है। तो समझो इस चीजों को, और इस चीजों को हम डिफाइन कर रहे हैं। ध्यान से देखना, हम कहेंगे क्या कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, हमने बोला इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक रेडिएशन होता है। ठीक है क्या? क्लियर है या नहीं? हाँ, यहां पे हमने एक स्टेटमेंट दिया कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और दूसरी बात जो इसके साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाइट इज मेजर्ड बाय
मेजर्ड बाय, ध्यान से देखना, और फोटोमीटर, फोटोमीटर, और इसी का दूसरा नाम है लक्स मीटर, लक्स मीटर। ठीक है क्या, ध्यान रखना इस बातों को। हमने बोला क्या कि लाइट इज मेजर्ड बाय फोटोमीटर और लक्स मीटर। बेसिकली हम इसी के थ्रू इसको हम लोग मेजर करते हैं। क्लियर हो गया इतना बात। और दूसरी बात ध्यान से देखोगे और सुनोगे कि टोटल थ्रू सन टोटल लाइट emitted through sun, total light emitted is called total incident radiation। ठीक है क्या, या इसी को हम और दूसरे नाम से भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं टोटल सोलर इंसिडेंट रेडिएशन। क्लियर हो गया क्या। और इसी को हम लोग एक और नाम से बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लोबल रेडिएशन। क्लियर हो गया। इतनी सारी बातें हमें क्लियर होनी चाहिए। हमने बोला क्या कि थ्रू सन के थ्रू जो लाइट हमें इमिट होता है इस अर्थ के ऊपर, उसे हम क्या बोलते हैं, टोटल इंसिडेंट रेडिएशन। और शॉर्ट फॉर्म में इसी को हम लोग बोलते हैं TIR। ठीक है, TIR, और इसका मतलब हुआ टोटल इंसिडेंट रेडिएशन, और इसी को बोलते हैं टोटल सोलर इंसिडेंट रेडिएशन, या इसी का दूसरा नाम है ग्लोबल रेडिएशन। क्लियर हो चुका इतना बात। यस, तो इतनी बातें हैं, जल्दी से इसको लिखा जाए, जल्दी से। और अब हम अगर बात कर रहे हैं लाइट की, तो लाइट का अभी हमने बोला कि थ्रू द सन के थ्रू जो टोटल लाइट आता है, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंसिडेंट रेडिएशन, या इसी को बोलते हैं TIR। अब TIR को अगर हम बोले, TIR की बात करें, तो TIR फिर से यहाँ पे दो तरह का एक्टिविटीज यहाँ पे दिखाता है, इसके अंदर अगर हम बात करें टोटल इंसिडेंट रेडिएशन की बात करें, इसका 83% जो होता है ये एब्जॉर्ब होता है, ध्यान से देखना। देन 12% हमारे को यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाता है, और 5% जो होता है ट्रांसमिट करता है। अब कहोगे कि सर ठीक है, ये 83% एब्जॉर्ब कर जाता है, ये अच्छी बात है, समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई एक सोर्स है जिसके थ्रू क्या होता है 83% लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है क्या, साथ ही साथ हमने ये भी बोला कि ये जो 12% लाइट है ये क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट भी कर जाता है। यानी जिस एक सोर्स से, चलो देखो इधर थोड़ा, हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट क्या है, सन है। ठीक है, सन के थ्रू हमारे पास बहुत सारा लाइट्स आया। ठीक है क्या, अब इसने इस सरफेस को हीट किया क्या, इस सरफेस को हीट किया, तो इसका टोटल लाइट का 83% डिफरेंट टाइप ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इन्होंने इसको एब्जॉर्ब कर लिया। समझ में आ रहा है क्या।
लेकिन इसका 12%, इस लाइट का 12% जो लाइट है ये रिफ्लेक्ट कर जाता है, यानी जिस डायरेक्शन से उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देता है। यही है हमारा 12% लाइट के बारे में। लेकिन अगर 5% लाइट की बात करें तो हमने एक बात अभी कुछ देर पहले बोला कि लाइट इज, ध्यान दो इधर, लाइट इज अ इलेक्ट्रो, ध्यान से, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब क्या होता है? इसके अंदर ये प्रेजेंट है, रेडिएट कर रहा है, मतलब मूव कर रहा है, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी वाला जो रेडिएशन है वो भी मूव कर रहा है, मैग्नेट वाला जो रेडिएशन है, इनका रे है, ये भी मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वाला भी ये रे है, ये भी मूव कर रहा है। समझ रहे हैं क्या? तो इस एनवायरनमेंट में हम जो हमारा ये जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा ये मीडियम है, इस मीडियम में मैग्नेटिक इफेक्ट के चलते, मैग्नेटिक इफेक्ट के चलते जो रे प्रोपेगेट करता है, यानी अगर हम यहाँ पे एक मैग्नेट को रखते हैं और दूसरे मैग्नेट को ये अपने साइड उसको खींच लेता है, समझ में आ रहा है क्या? अपने साइड इसको अटैच करने की कोशिश करता है, यानी कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट इस एनवायरनमेंट के अंदर, इसका क्या गया? इसका रेडिएशन गया, इसका रे गया, इसका इफेक्ट गया। इस एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो इसी एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रिसिटी वाला भी रे मूव कर रहा है, इसी एनवायरनमेंट के अंदर हमारे को मैग्नेट वाला भी रे मूव कर रहा है, इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। लेकिन बात ये चीज का है कि खाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही इस एनवायरनमेंट में मूव नहीं करता है, साथ ही साथ अगर ट्रांसमिट करने की बात करें तो देखोगे यहाँ पे ट्रांसमिट करने के लिए अगर डिफरेंट टाइप ऑफ और भी रे होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ रे, ठीक है, और रेडिएशन मूव करता है। लाइक अगर हम बात करें, अगर तुम टीवी देखते हो तो टीवी देखते हो तो कोई ना कोई एक रे है या कोई ना कोई एक वेव है ट्रांसमिट कर रहा है, समझ में आ रहा है क्या? कोई ना कोई एक वेव है जो इस एनवायरनमेंट के अंदर मूव कर रहे हैं, यानी टीवी का वेव भी मूव कर रहा है, मोबाइल फोन तुम यूज कर रहे हो, जो सेल फोन यूज कर रहे हो, और विदाउट एनी कनेक्शन अगर तुम बात कर रहे हो, यानी इस मोबाइल को कोई ना कोई वेव है आके अटैच कर रहा है एक सोर्स से दूसरे सोर्स को, इस एटमॉस्फेयर के अंदर, या फिर कह ले ऐसा कि इस एनवायरनमेंट के अंदर ये डिफरेंट टाइप ऑफ रे जो है ट्रांसमिट करते हैं। ट्रांसमिट यानी एक सोर्स से दूसरे सोर्स में, यानी जैसे तुम्ही की बात कर ले, तुम्हारी ही बात कर लेते हैं हम, कि जैसे तुमने कॉल किया, किसको कॉल किया? अपने पेरेंट्स को, पापा या मम्मी को। अब पापा या मम्मी को अगर कॉल करें आप लोग, अपने माँ को, अपने पिताजी को कॉल किए हो, तो ध्यान रखना कि मेजर सोर्स हो गए, और ये मूव करते हुए आपका वाला ये वेव जो है मूव करते हुए किसके जाके ये अटैच हुआ? आपके मम्मी और पापा के मोबाइल में यही वाला वेव जाके अटैच हुआ, यानी जब उन्होंने तुम्हारा रे जब पहुंचा उनके मोबाइल में तो तुम्हारा नाम दिखा कि अच्छा ये मेरे को कॉल कर रहा है, कॉल उठाया, इन्होंने बात किया। तो अच्छा ये बताओ बात कि ये जो रे मूव कर रहा है कहां पे मूव कर रहा है? स्पेस में मूव कर रहा है क्या? कि मार्स में मूव कर रहा है? नहीं ना, उसी एनवायरनमेंट के अंदर मूव कर रहा है ना। यानी लाइट जो है एक्चुअली कह सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ साथ बहुत सारा रेडिएशंस को शो करता है, इसीलिए तो ये 5% रे जो होता है, देख रहे हो इधर 83% अब्सॉर्ब कर लिया जाता है डिफरेंट प्रोसेसेस वगैरह के लिए। साथ ही साथ
ये लाइट रिफ्लेक्ट करता है और 5% ये लाइट ट्रांसमिट करता है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस के लिए, टीवी के लिए, मोबाइल के लिए और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस के लिए, जिसको हम यूज नहीं करते हैं या अनयूज भी करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? जाने अनजाने हम चीजों को यूज भी करते हैं, नहीं भी यूज करते हैं, यानी हो सकता है कोई दूसरी प्रोसेस में यूज कर लेते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो ये सारी बातें हैं इस रेडिएशन के बारे में, जिसे हम टोटल इंसिडेंट रेडिएशन बोलते हैं, इसे ही हम बोलते हैं टोटल सोलर इंसिडेंट रेडिएशन, या फिर इसी का दूसरा नाम है ग्लोबल रेडिएशन। जल्दी से लिखोगे इसको फटाफट। और साथ ही साथ अब अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक चीजें होती है, और ये होता है कि इसके अंदर ये टोटल ऑब्जर्व का 0.223% convert into total through photosynthesis process। कितना धीरे 0.223%। क्लियर हो गया? जल्दी से इसको लिखोगे, ठीक? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। इससे आगे की बात करें तो हम लोग कहने जा रहे हैं इसी टोटल इंसिडेंट रेडिएशन के बारे में हम बताने जा रहे हैं। टोटल इंसिडेंट रेडिएशन के बारे में हमने जान लिया। अब इस टोटल इंसिडेंट रेडिएशन का हमारे पास दो ही रेंज है, ठीक है? ये टोटल इंसिडेंट रेडिएशन का हमारे पास दो ही रेंज है, और एक रेंज है, ये है मेरा कि लेस देन 50%, ठीक है क्या? लेस देन 50%, इसी को लिखो यहाँ पे, लेस देन 50%, ठीक है? अगर लेस देन 50% की बात करें तो इन्हें हम बोलते हैं PAR, ठीक है? इनको हम बोलते हैं PAR। और अगर मोर देन 50% हुआ, या इसी को बोलते हैं मोर देन 50% की अगर हम बात कर रहे हैं, ध्यान से देखोगे, मोर देन 50% की बात कर रहे हैं, ये जो होता है हमारे लिए यूज नहीं होता है, नॉट फॉर आर यूज। ये हमारे यूज के लिए नहीं होता है। ये हमारे यूज के लिए कौन सा होता है? फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। इसी का पूरा नाम है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। जल्दी से लिखोगे। हमने बोला क्या? ध्यान से सुनना और समझना भी। टोटल इंसिडेंट रेडिएशन, समझ में आ रहा है क्या? टोटल इंसिडेंट रेडिएशन की अगर हम बात करें तो हमने बोला क्या कि लेस देन 50%, लेस देन अगर 50% हुआ तो इसको बोलते हैं हम लोग फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन या पार बोलते हैं। और अगर मोर देन 50% हुआ, ये हमारे लिए यूज का नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये दूसरे लोग यूज करते होंगे, हो सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? और जो इनका रेंज है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन का जो रेंज होता है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर दिया जाता है। ध्यान से देखना इसको, हम क्या बोल रहे हैं? 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर दिया जाता है, लेकिन इन एक्चुअल ये लाइज करते हैं 390 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर। ध्यान रखना इस बात को, हम क्या बोल रहे हैं अभी कि ये जो स्टार्ट होते हैं, ये स्टार्ट करते हैं 390 से, ये स्टार्ट होते हैं और ये यहीं
से बेसिकली यहाँ से एक्टिवली वर्क करना चालू करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? इसीलिए हम लोग इसको कंसीडर करते हैं। लेकिन जो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन का जो रेंज होता है इन एक्चुअल 390 to 760 होता है। समझ में आ रहा है? यानी ये जो लास्ट करता है 700 तक तो लास्ट कर जाता है, लेकिन इनका जो रेडिएशन है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन का जो रेंज है कितना देता है? 760 तक होता है। ध्यान से सुनना, इट स्टार्टेड फ्रॉम हियर एंड दैट end at 760 nanometer, but the activities performed from 400 nanometers and that will end at 700 nanometers। स्टार्ट करने से हो जाते हैं एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जो एक्टिवली ये वर्क करना चालू करते हैं 400 नैनोमीटर से करते हैं और लास्ट में 700 नैनोमीटर पे जाके खत्म हो जाते हैं। मतलब इसके बाद ये काम नहीं करते हैं, लेकिन इनका रेंज जो होता है 760 नैनोमीटर होता है। क्लियर हो जानी चाहिए बात। दोनों चीजें हमने बता दी, लेकिन इन एक्चुअल हमारे बुक्स वगैरह के अंदर चाहे जो भी क्वेश्चंस वगैरह भी पूछता है यही देता है कि 400 to 700 नैनोमीटर का रेंज होता है। समझ में आ रहा है क्यों? इसी रेंज में हमें एक बैंड मिलता है, सोलर बैंड मिलता है इस पार के थ्रू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पहले इसको लिख लो। समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा इस पे हम अगर डिस्कस कर दिए तो प्रॉब्लम तुम्ही लोग को होगा। अब देखो, इससे ज्यादा की अगर हम बात करें, पहले ये सब मत लिखना, ठीक है? अब बाद में इसको एक पॉइंट करके लिख लेना कि फॉर PIR द रेंज इज 400 to 700 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर to 700 नैनोमीटर, इसको नोट करके यहाँ लिख लेना, ठीक है क्या? लेकिन इन एक्चुअल ये एक और भी नोट करके लिख लेना वर्ड में, बट इन एक्चुअल द फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन इट स्टार्टेड फ्रॉम 390 नैनोमीटर एंड इट एंड्स एट 760 नैनोमीटर। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये एक्चुअली यहाँ तक रहता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है इस वाले लाइट में परफॉर्म करता है। क्लियर हो जाना चाहिए ये बात। समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये हमारा एक्टिव जोन है, लेकिन इनका जो रेंज है स्टार्टिंग एंड ये। चलो इससे आगे की बात करें तो अब इसी के बेसिस पे, इस लाइट एनर्जी के बेसिस पे ही हमें बेसिकली और भी सारी चीजें सीखने को मिल रही है। सीखना ये है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, हमें पता है बेसिकली। अब इस लाइट के थ्रू हमें अल्टीमेट जो हमें चाहिए होगा उसके थ्रू हम करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है क्या? तो चल, अब लाइट का सोर्स हमारे पास सन है, ये चीज हम लोगों ने जाना है। जानने के साथ ही साथ एक और अब बात बताना ये चाहेंगे कि अगर ये लाइट है, लाइट का जो एक यूनिट है, जो लाइट यूनिट के फॉर्म में आता है, यानी लाइट का जो यूनिट होता है इसको हम लोग क्वांटा बोलते हैं। ये चीज तो पता ही है तुम लोगों को, सारे लोग ही ये बात जानते हैं कि ये क्वांटा होता है जो लाइट का यूनिट होता है, ठीक है क्या? और इसी के थ्रू अब डिफरेंट प्रोसेसेस हमें जानना है, यानी हमें 2-3 चीजें जाननी है इसके बेसिस पे, जिसमें हमें जानना है क्वांटम यील्ड, ठीक है क्या? देन दूसरा क्वांटम requirement and then quantum conversion, ठीक है? इन 3 चीजों के बारे में हमें जानना है, ठीक है? अब क्वांटम यील्ड की अगर बात करें, ठीक है क्या? अगर हम क्वांटम यील्ड की बात करते हैं तो ध्यान से देखोगे और समझोगे भी कि यहां पे बेसिकली हमने जो बात करनी है या हमने यहां पे समझनी है, वो सबसे पहले समझना है क्वांटम यील्ड के बारे में। ध्यान दो इधर, क्वांटम यील्ड के बारे में, यानी अब समझाते हैं। ये हमने बोला पहला कि क्वांटम जो होता है क्या होता है? लाइट का
यूनिट हो गया, मतलब यूनिट सोर्स हुआ लाइट का, इसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा, यील्ड का मतलब होता है कि कितना बन रहा है या कोई चीजों का प्रोडक्शन कितना हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? प्रोडक्शन के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी इस क्वांटम यील्ड के थ्रू हम क्या चीज के प्रोडक्शन का बात करने जा रहे हैं? हम बात करने जा रहे हैं O2 के प्रोडक्शन की। समझ में आ रहा है क्या? यहां एकदम सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने ये बोला कि इस O2 का प्रोडक्शन होगा, यानी इस O2 का यील्ड होगा, क्लियर है? लेकिन इस O2 का यील्ड होगा तो इसके लिए कितना क्वांटा चाहिए, कितना क्वांटा चाहिए? क्लियर हो गया क्या? तो अगर हम इस क्वांटम यील्ड की बात करें तो इसके थ्रू हम यही कहेंगे कि थ्रू यूनिट क्वांटा हाउ मेनी molecules of O2 is formed, that is called quantum yield, क्लियर हो गया क्या? और इसी क्वांटम यील्ड की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस बातों को ध्यान रखना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसीलिए हम इसको बता रहे हैं कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इसको हम लोग बोलते हैं, यानी इसके थ्रू जो हम बात कहना चाहते हैं कि थ्रू यूनिट क्वांटा, इस एक क्वांटा के थ्रू, लाइट का यूनिट क्वांटा के थ्रू कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 इज फॉर्म्ड और प्रोड्यूस, दैट इज कॉल्ड क्वांटम यील्ड। जल्दी से इसको लिखोगे, क्लियर? और अब हम अगर बात करें इस क्वांटम यील्ड के बारे में, थोड़ा ध्यान से देखोगे, इस क्वांटम यील्ड के बारे में बात करें तो कहा जाता है क्या कि 1/8 O2 का फॉर्मेशन होता है। कितना होता है? 1/8 O2 का फॉर्मेशन होता है। 1/8 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 का फॉर्मेशन होता है एक यूनिट क्वांटा से। यानी अगर 1/8 की बात करें तो ये कितना हो जाता है? यानी 12.5% हमारा O2 बनेगा। कितना बनेगा? 12.5% O2 बनेगा। और इसी चीजों को अगर हम परसेंटेज में निकालते हैं, परसेंटेज में अगर हम इस चीजों को मेजर करते हैं, निकालते हैं, अगर इस चीजों को हम परसेंटेज में दिखाते हैं तो इस चीजों को हम लोग कहते हैं क्या कि 12.5%। लेकिन कहीं कहीं देखोगे 12% भी इसको देता है, तो ये ऑलरेडी इक्विवेलेंट टू क्या? 12.5 ही हुआ। ठीक है क्या? तो देखोगे ध्यान से, ये 12% देता है लेकिन 12.5% इन एक्चुअल ये होता है, क्योंकि 1/8 तुम ही देख लो ना कितना हुआ। 1/8 अगर यहाँ पे 1 को डिवाइड करोगे 8 से तो कितना हो जाएगा? इतना ही। समझ में आ रहा है क्या? 12.5। तो रफली लोग क्या करते हैं? 12% इसको कंसीडर करते हैं। ठीक है क्या? क्लियर हो गई बात? हाँ, तो ध्यान से समझ लो इस चीजों को। फोटोसिंथेटिक एपरेटस के अंदर हमने लाइट के बारे में जाना है। लाइट के बारे में हमने क्या बोला था कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और ये मेजर्ड किसके थ्रू होता है? फोटोमीटर और लक्स मीटर के थ्रू। और टोटल लाइट जो हमारे को एज अ सोर्स कहां से? सन के थ्रू जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं TIR, यानी टोटल इंसिडेंट रेडिएशन। और टोटल इंसिडेंट रेडिएशन को ही हम लोग बोलते हैं टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल रेडिएशन। और साथ ही साथ इसी के बेसिस पे हमने बताया कि टोटल इंसिडेंट रेडिएशन का लेस देन 50%, समझ में आ रहा है क्या? लेस देन 50% दैट आर कंसीडर्ड फॉर फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन प्रोसेस, यानी फोटोसिंथेसिस जो होगा इसके लेस देन 50% के लाइट एब्जॉर्प्शन के थ्रू होगा, और मोर देन 50% जो होगा हमारे यूज के लिए नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कह रहे थे कि सर मोर देन 50% से होता क्या है, इसके थ्रू हम क्या कर पाते हैं? देखो, इससे अगर ज्यादा अगर हम लाइट के रेडिएशन की बात करें
तो ये चीज तो हमारी यूज करनी है। तो देखो ऐसा नहीं है कि हमें जानकारी नहीं, देखिए जैसे तुम लोगों ने सुना होगा कि जादू वाला तो वो डिफरेंट टाइप, उनके पास भी क्या होता है, लाइट के थ्रू चार्ज हो रहा था। समझ में आ रहा है क्या? तो ये वाला लाइट के थ्रू चार्ज नहीं होता होगा, हो सकता है कि दे एक्चुअली नीडेड, यानी क्या कह सकते हैं हम लोग, एलियंस टाइप जो होते हैं उनके लिए हो सकता है ये मोर देन 50% जो लाइट होता है टोटल इंसिडेंट रेडिएशन का, वो लोग यूज करते होंगे। या फिर हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को भी नहीं जानते जो कि एग्जिस्ट करते हैं लेकिन हमें जानकारी नहीं है, तो हो सकता है कि वो लोग उस लाइट के ऊपर एग्जिस्ट करते हो। समझ में आ रहा है क्या? तो हो सकती है बात, ऐसा मैं एक्यूरेट नहीं कह रहा, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज है। लेकिन जिस रेंज में हमें जरूरत है, यानी लेस देन 50% की बात की है, जिसका हमने PAR बोला, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशंस बोला, और इसको हमने बताया कि इनका जो रेंज होता है 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर होता है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट बोला। लेकिन फोटोसिंथेटिकली हैवियली एक्टिव, यानी कहे कि काफी एक्टिव प्रोसेस होता है, पॉजिटिव एक्टिव होता है, जो पॉजिटिवली हमें यहां से प्रोसेस देखने को मिलता है, वो हम लोग ऑलरेडी कंसीडर करते हैं 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक। और इसके बेसिस पे आगे हम लोग अभी फिर से बात करेंगे। और इसी के थ्रू हम लोगों ने यहां पे पढ़ा क्वांटम यील्ड को। समझ में आ रहा है क्या? क्वांटम यील्ड को समझा, यानी कि एक हमें क्वांटा से यूनिट क्वांटा से कितना O2 का मॉलिक्यूल्स बनेगा। समझ में आ रहा है क्या? इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसी से डिटरमाइन हो जाएगा कि कितना बाई प्रोडक्ट एज O2 निकल रहा है। उसी के बेसिस पे हम लोग शुगर का भी परसेंटेज बता सकते हैं। ठीक है क्या? तो ध्यान देना इस बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात हम करने जा रहे हैं क्वांटम रिक्वायरमेंट। समझ में आ रहा है क्या? क्वांटम रिक्वायरमेंट, जल्दी से इसको लिखोगे पहले। कुछ एक लोगों ने बोला क्या कि सर फोटोन यूज नहीं करते क्या? हाँ, क्वांटा या फोटोन दोनों यूज करते हैं, लेकिन बायोलॉजी में हम लोग फ्रीक्वेंटली क्या क्वांटा को यूज करते हैं, और फोटोन्स को बेसिकली जहां तक हम समझते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। लेकिन ये फोटोन एज वेल एज क्वांटा बोथ इज सेम। ठीक है, क्योंकि हम लोग बायोलॉजी में इसको यूज करते हैं, इसीलिए हमने इसको नोटिफाई किया। क्लियर होनी चाहिए बात। दूसरा, क्वांटम रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है क्या? अब देखोगे क्वांटम रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब सेकंड में क्वांटम रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से और ध्यान से सुनोगे तो ये चीज तो हमें पता चल गया कि एक O2 मॉलिक्यूल्स में, एक O2 मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए हमें बेसिकली कितना क्वांटम हमें चाहिए होगा। लेकिन हमें इसके यूनिट के बारे में जरूर पता चल गया, यानी कि लाइट का जो यहां पे यूनिट होता है, यहां पे हम लोग जो यूज कर रहे हैं क्वांटा यूज कर रहे हैं या फोटोन, जैसे हमने ऑलरेडी बताया फोटोन, लेकिन हम लोग यहाँ पे फोटोन नहीं, यहाँ पे हम लोग क्वांटा को ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने क्वांटम रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वांटम रिक्वायरमेंट की बात करें तो हमने बोला था कि 1 क्वांटा के थ्रू कितना बनता है, 1/8 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 बनता है। यानी कंप्लीट एक O2 बनाने के लिए, ध्यान से, एक कंप्लीट O2 बनाने के लिए, एक मॉलिक्यूल्स कंप्लीट O2 बनाने के लिए हमें कितना क्वांटा लाइट चाहिए? तो ऑब्वियस इसका ये 8 क्वांटा चाहिए हमें। समझ में आ रहा है क्या? तो हमें यहां पे पता होना चाहिए ये बात कि यहां लिख सकते हैं द नंबर ऑफ quanta used to produce one molecules of oxygen,
molecules of oxygen. The number of quanta used to produce 1 molecules of oxygen. क्लियर हो गया क्या? तो यहाँ पे इसी चीजों को हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं, ठीक है? तो अगर हम बात करें, इससे आगे की बात करें, द नंबर ऑफ क्वांटा यूज्ड टू प्रोड्यूस 1 molecules ऑफ ऑक्सीजन, तो बेसिकली हम यहाँ पे जो दूसरी बात जानते हैं वो यहाँ पे ये है कि 8 क्वांटा हमें चाहिए होता है। कितना चाहिए होता है? 8 क्वांटा इज रिक्वायर्ड, 8 क्वांटा इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 molecules of O2। अच्छा, इसको कैसे हमें देखना है थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग, ठीक है क्या? जैसे ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज में होता है, ठीक है क्या? यानी ये H2O से हमने ऑलरेडी इसके बारे में समझा दिया था, रूबेन एंड कानन का वोन नेल वाला एक्सपेरिमेंट भी बताया था, और इसके थ्रू ये पता चल गया था कि एक्चुअली में जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के थ्रू जो O2 इवॉल्व होता है, जो O2 निकलता है, वो इन एक्चुअल कहां से आता है? H2O से आता है। ये बात तो क्लियर होनी चाहिए, और ये बात क्लियर भी है सबको। तो देखो इसके थ्रू क्या हो रहा है, देखो ध्यान से इधर, H2O से यहां पे क्या निकलेगा? हमारे को O2 यहां मिल रहा है क्या? ध्यान से देखना, हमें यहां से O2 मिल रहा है 1 मॉलिक्यूल्स, क्लियर है? लेकिन दिक्कत यह है कि अगर ये, हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस भी किया है, यहां पे खाली O के फॉर्म में नहीं निकलेगा, O होगा तो बेसिकली क्या हो जाएगा? ये किसी के साथ क्या कहा जाए, आयोनाइज्ड हो जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। यानी ये जब भी निकलेगा हमारे यूज में तो ये O2 के फॉर्म में निकलेगा इस प्रोसेस के थ्रू। तो इस प्रोसेस में देखो ऑक्सीजन कितना है? 1 है, क्लियर हो गया क्या? और यहाँ पे कितना निकल रहा है? 2 निकल रहा है। तो इसको बैलेंस करने का तरीका 2 है, यहाँ पे 2 कर लो, सिंपल सा चीज। तो 2 मेरे को ऑक्सीजन यानी O2 निकल रहा है क्या? हाँ, ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरा चीज इसके साथ, अब देखो कितना प्रोटॉन, 2 and 2 4 प्रोटॉन्स हुआ ना। तो यहां देखोगे 4 प्रोटॉन्स, यहां 4 प्रोटॉन्स निकल गया, और साथ ही साथ यहां ध्यान दोगे, यहां ध्यान देने वाली बात है कि यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेगा। ध्यान से देखो, ये H2O के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकलेगा, यानी ये प्रोटॉन हुआ मेरा 4 प्रोटॉन, तो जब 4 प्रोटॉन निकलेगा तो ऑब्वियस 4 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इसके थ्रू देख रहे हो एक O2, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 का प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें इससे आगे की, तो इसके लिए यहां पे जो प्रेजेंस होता है कितना होना चाहिए? 8 फोटॉन्स या 8 क्वांटा होना चाहिए। 8 क्वांटा हमें इसकी जरूरत है, 8 क्वांटा लाइट, समझ में आ रहा है क्या? 8 क्वांटा लाइट की हमें जरूरत है, और साथ ही साथ OEC चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर, जिसके थ्रू क्या हो सके? ऑक्सीजन निकल सके, यानी OEC भी चाहिए यहाँ पे प्रेजेंस, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन इवॉल्विंग, या अब इवॉल्विंग को लिख सकते हो रिलीजिंग ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर, ठीक है क्या? इवॉल्विंग का मतलब क्या हुआ? रिलीजिंग, ये रिलीज करेगा। तो इसके लिए जो फैक्टर चाहिए मेरे को, इसके लिए जो फैक्टर चाहिए होता है Mg2+ चाहिए होता है, एंड क्लोरीन माइनस चाहिए होता है। इसके लिए इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या क्या होना चाहिए? Mg2+ होना चाहिए, क्लोरीन माइनस होना चाहिए। क्लियर हो गया ये बात? यानी क्वांटम रिक्वायरमेंट की बात करें तो हम लोगों ने बोला कि द नंबर ऑफ क्वांटा यूज्ड टू प्रोड्यूस्ड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बनाने के लिए कितना क्वांटा का जरूरत पड़ता है, इसके लिए हमने बोला है। यहां पे देखोगे बहुत ही ध्यान से, और इसी चीजों को, यही क्वेश्चंस आएगा भी कि 8 क्वांटा इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस्ड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। कितना? 8 क्वांटा, समझ में आ रहा है क्या? 8 क्वांटा इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस्ड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। और ये कैसे होता है, इसका ऑपरेशन की बात करें तो सिंपल सा चीजें हमने ऑलरेडी तुम सभी को बताया था कि यहां पे देखे होंगे CO2 + H2O होता है क्या? साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पे बेसिकली क्लोरोफिल होता है, एंड देन सनलाइट प्रेजेंट होता है, और इसके थ्रू क्या बनता है? C6H12O6 याद है, और देन इसके बाद CO2 + H2O यहां पे निकलता है ना।
क्लियर है, सॉरी CO2 प्लस O2, क्लियर है, O2 यहां पे निकला, तो जो यहां पे निकला है इस प्रोसेस के थ्रू CO2 प्लस H2O, देन क्लोरोफिल A, देन सनलाइट, और यहां पे C6H12O6 प्लस CO2 देन O2, इसी O2 की हम बात कर रहे हैं कि इस O2 को बनाने में, ध्यान से देखोगे, इस O2 को बनाने में बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। तो यहां से हमने इसी O2 की बात कर ली थी, क्योंकि ऑलरेडी रूबेन एंड कानन का एक्सपेरिमेंट वॉन नेल एक्सपेरिमेंट ने भी किया था और बताया था क्या कि इसके पास जो O है या फिर CO2 के पास जो O है वो कहां से आ रहा था, इसके थ्रू आ रहा था, लेकिन H2O का जो O है, ध्यान रखना इस बात को, हमने बोला था कि ये चीज क्लियर है, H2O का जो O है कहां से, सॉरी, ये जो O2 का जो O है ये कहां से आ रहा था, H2O से आ रहा था। ये बात क्लियर होनी चाहिए। इसी चीजों को ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया है और इस चीजों को हम लोगों ने इंडिविजुअली या कहे सेपरेटली ऑलरेडी इस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम डिटरमाइन कर चुके हैं, बता चुके हैं और सारी ही चीजों को हम लोग एस्टेब्लिश कर चुके हैं इसके बेसिस पे। तो इसीलिए हम डायरेक्टली यहां पे हम H2O को कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग सोचेंगे कि क्यों सर यहां H2O से ही डायरेक्ट ले रहे हो आप, O2 को निकाल रहे हो, यहां तो CO2 भी है, इससे भी निकाल सकते हो क्या? हाँ निकाल सकते हैं, लेकिन इस O2 के थ्रू जो निकलेगा मेरा CO2 निकलेगा एंड देन C6H12 के अंदर जो O प्रेजेंट है वो निकलेगा। O2 वाला जो O निकलेगा ये बेसिकली ऑक्सीजन जो निकलेगा ये H2O के सोर्स से निकलेगा। क्लियर होनी चाहिए ये बात, समझ में आ रहा है क्या? इन सब लोगों को ये बात टोटली क्लियर होना चाहिए कि हम लोगों ने बोला कि द अमाउंट ऑफ या द नंबर ऑफ क्वांटा यूज्ड टू प्रोड्यूस्ड 1 molecules ऑफ ऑक्सीजन और दैट वी नीड इज एक्चुअली 8 क्वांटा इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस्ड 1 molecules ऑफ O2। और इसके बनाने का प्रोसेस जो है, मैकेनिज्म ये है कि H2O है, यहां पे मैंने बोला था कि H2O है, इससे ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर भी रहेगा, क्योंकि जब तक वो जगह नहीं रहेगा उससे ऑक्सीजन निकलेगा कैसे? ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर रहेगा तभी तो उससे ऑक्सीजन निकलेगा। 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन निकाला और 1 molecules ऑफ O2 निकाला। और इसके लिए जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर का जो बेसिकली कहें ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है डिफरेंट टाइप ऑफ, ये है Mg2 प्लस एंड क्लोरीन माइनस है। जल्दी से लिखोगे। अभी हमने देखा, अभी इस प्रोसेस में हमने क्या देखा कि H2O था, H2 टूटा और इसके थ्रू क्या हुआ, प्रोटॉन बना, ठीक है, प्रोटॉन बना और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन भी बना और यहाँ पे O2 मॉलिक्यूल्स बना क्या? तो इस चीजों को हमने बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 किया तो यहाँ पे 4 हुआ, यहाँ पे 4 हुआ। क्लियर हो गया क्या? तो अब इसी चीजों को अगर हम क्वांटम कन्वर्जन की बात करते हैं तो हम इसी के लिए हम लिखेंगे क्वांटम कन्वर्जन। तो लिखेंगे क्या इसके लिए? द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट in photo excited electron is called quantum conversion। ठीक है, हमने बोला क्या, यहां पे देखोगे, यहां ये चीज तो क्लियर है, बार बार इस चीजों को बोल रहे हैं, दिमाग में भी रखना कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो ये O2 निकलता है, रिलीज होता है, ये O2 इवॉल्व होता है, वो थ्रू कौन सा सोर्स होता है? वाटर के थ्रू होता है। समझ में आ रहा है? और इसके पास H2O के पास 2 प्रोटॉन और 1 यहाँ पे ऑक्सीजन होता है। ठीक है क्या? अब यहां ध्यान दोगे, लेकिन चूंकि इसको बैलेंस करना है, हमेशा ये O2 हमें O2 के O जो है ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में मिलेगा,
इसीलिए अब चूंकि इन चीजों को बैलेंस करना है तो हमेशा क्या हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 नीड होगा हमें, और इसके लिए क्या हो जाएगा, इस प्रोसेस में 4 प्रोटॉन यहां निकलेगा, 4 इलेक्ट्रॉन यहां निकलेगा, और साथ ही साथ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 निकलेगा। तो बेसिकली जब क्वांटम कन्वर्जन होता है तो ये कुछ एक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, यही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बेसिकली एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं। समझ में आ रहा है क्या, यही एनर्जी लेके जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, ठीक है क्या। तो यही बेसिकली द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यही ट्रांसफर करने वाले हैं, यही लेके जाने वाले हैं उस रिएक्शन सेंटर के ऊपर, प्रेजेंट इन फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो इस फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें, फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, तो ये कितना एनर्जी को रखे हुए हैं, इसी को तो हम बोलते हैं क्वांटम कन्वर्जन। कितना एनर्जी कन्वर्ट करा रहे हैं, लाइट इनटू केमिकल, दैट्स इट। तो ये लिखोगे क्वांटम कन्वर्जन को फटाफट।